शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 27 मार्च। हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय दादी जानकी जी का तृतीय स्मृति दिवस, कर्मातीत बनने का दिवस। विशेष हमारी दादी जानकी जी, जो कि संस्था की पूर्व मुख्य संचालिका के रूप में रहे। अगर हम दादी जानकी जी की विशेषताओं को देखते हैं तो कैसे व्यक्ति अपने विल पावर के आधार पर अपने दृढ़ मनोबल के आधार पर कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। दादी जानकी जी 1916 में दादी का जन्म हुआ। उसके बाद भक्ति भाव भरा लौकिक परिवार, बचपन से ही भक्ति के प्रति बहुत प्यार, शास्त्र आदि भी बहुत पढ़े और फिर जब यज्ञ स्थापन हुआ, लेकिन लौकिक का बंधन भी इतना ही था कि वो यज्ञ में आ नहीं पाए। एक बार बाबा को देखा तो बस बाबा में एक निश्चय हो गया, लेकिन लौकिक का बंधन भी इतना ही था। फिर भी एक बार हिम्मत करके, क्योंकि पहले हैदराबाद में यज्ञ स्थापन हुआ, फिर वहाँ से कराची में ट्रांसफ़र हुआ, तो बिना घर में बताए ही कराची में पहुँच गए। लेकिन फिर जब लौकिक वाले आए मनाने बुलाने, उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगी। और यज्ञ में आने के बाद देरी से माना 6-8 मास, 1 साल देरी से आए होंगे, लेकिन उनको अंदर से यही था कि मैं इतना देरी से आई हूँ तो जो मेरा पीछे का छूट गया है उसको मुझे कवर करना है, डेवलप करना है। दादी जी सिर्फ 4 चौपड़ी पड़ी हुई थी। तो जब यज्ञ में आई तो वो तो समय था कि 300 350 माताएं बहनें सभी संगठित रूप में रहती थी। कोई नौकर चाकर आदि तो थे नहीं, तो दिनचर्या ही कुछ ऐसी बनी हुई थी। न कोई ज्ञान के विस्तार था, न कोई ज्ञान की गहराई थी, न कोई सेवाएं थी, बस योग तपस्या, कर्मणा सेवा और योग तपस्या। जो ऊपर से बाबा डायरेक्ट प्रोग्राम बेचते थे पुरुषार्थ के प्रति, योग के प्रति, वो उनके चलते थे। बाबा से पूछा कि बाबा मैं क्या पुरुषार्थ करूं, आगे जाना है, क्या पुरुषार्थ करूं। बाबा ने कहा एक मुरली 11 बार पढ़नी है, एक मुरली 11 बार पढ़नी है। और उस समय की मुरली ये नहीं थी, ये तो उस समय की मुरली का 1/3 हिस्सा है। वो इतनी लंबी, वो फुल स्केप पेज आते हैं ना, मुझे याद है जब हम शुरू में आए तब भी फुल स्केप पेज की 3 पेज की मुरली आती थी, अभी तो उससे आधी भी नहीं रही है। तो इतनी लंबी मुरली होती थी। बाबा ने कहा 11 बार मुरली को पढ़ना है। दादी ने संकल्प किया, सोचा कि मुझे तो फास्ट जाना है, मैं 21 बार पढ़ूंगी। एक मुरली को 21 बार पढ़ना, और ऐसे भी नहीं कि मुझे पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई करनी है तो अपनी सेवा को, कर्मणा को छोड़ दो, वो तो करना ही है। जो भी हिस्से का काम है वो तो करना ही है। अब और तो कोई टाइम भी नहीं होता है। तो दादी जी क्या करती थी, दिन तो कर्मणा सेवा में ही बिजी पूरा हो जाता है, क्योंकि सोचो जहाँ रोज का 350 का भोजन बनता हो,
350 आज घर के अंदर 100 लोगों का एक दिन का भोजन होता है तो अभी हम कितना ऊपर नीचे हो जाते हैं। वहाँ तो रेश का सुबह दोपहर शाम 350 लोगों का भोजन, 350 लोगों के बर्तन, 350 के कपड़े, सब कुछ होता है। तो उस रीति से इतना सारा बिजी होते कर्मणा के तो टाइम तो रहता ही नहीं। रात्रि को डाइनिंग के अंदर जाकर के दादी मुरली लेकर बैठती थी और डाइनिंग पर बैठ कर के मुरली पढ़ना शुरू करती थी। मुरली पढ़ते पढ़ते नींद आती तो वहाँ बेंच पर ही सिर रख कर के सो जाती थी। फिर 10-15 मिनट के बाद जाग जाती थी, वापस मुरली पढ़ना शुरू करती थी। और इस रीति से दादी रात रात जाग करके मुरली पढ़ती थी। संकल्प था जो पीछे छूट गया है उसको कवर करना है। बाबा की हर बातों को दादी जी ने पॉजिटिव में उठाया। एक बार बाबा ने कहा कि जनक तेरा मत्था बहुत बड़ा है, तो माथबू मोटू से मत्था बहुत बड़ा है। तो दादी ने सोचा कि अगर मेरा मत्था बड़ा है तो मुझे बहुत ज़्यादा सोचना है, चिंतन करना है। तो दादी ने अपनी चिंतन की कला को बढ़ाया। 4 चौपड़ी पड़ी हुई थी। तो बाबा में क्या सेवा करो, तो विशेष बाबा जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं कि उनको जाके मुरली सुनाओ। क्यों? क्योंकि वो खुद पढ़ी नहीं थी। अगर पढ़े लिखे के आगे भेजते तो नेचुरल अंदर से वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, लघुता ग्रंथि के इतना पढ़ा हुआ है मैं क्या सुनाऊंगी, मैं तो 4 चौपड़ी पढ़ी हूँ। तो बाबा कहते बूढ़ी बूढ़ी माताओं को मुरली सुनाओ। तो उस रीति से शुरू से ही बाबा के प्रति बहुत प्यार, बाबा से कैसे मुझे नज़दीक रहने को मिले, तो उस हिसाब से जो बाबा सेवा देते थे, कोई भी सेवा में कभी ना नहीं। तो बाबा ने दादी जी को नर्स की सेवा दी, क्योंकि अभी इतने बड़े हैं तो कोई ना कोई बीमार भी तो पड़ता है, कुछ दवाई देना सब कुछ, तो नर्स की ड्यूटी दिया। और दादी बहुत खुश थी। क्यों? क्योंकि इस बहाने रोज़ बाबा एक बार तो आता ही था वहाँ चक्कर लगाने, तो बाबा से मिलना हो जाता था। तो दादी को ये सेवा बहुत पसंद थी। 4 चौपड़ी पड़ी हुई दादी सभी को दवाई देती थी। जो फर्स्ट एड होता है ना, बाबा ने सिखा दिया कौन सी दवाई किसको किस तकलीफ में देना है। दादी सब कुछ करती थी, बुखार चेक करना, इंजेक्शन देना, वो सब दादी ने सीख लिया। तो एक नर्स की सेवा दी, तो वो सेवा भी दादी बड़ी खुशी से करती थी। खाना बनाने में भी दादी बहुत होशियार थी। बहुत अच्छा भोजन बाबा की याद में प्यार से बनाती थी। शुरू में जब सेवाएं शुरू हुई पाकिस्तान से आने के बाद, तो अनेक स्थानों पर दादी गई। पंजाब में भी गए, दिल्ली में भी गए, अनेक स्थानों पर, और पूना में भी बहुत ज़्यादा समय पूना में रही दादी जी। जिस समय पर जयंती बहन का परिवार पूना में था, जयंती बहन तो छोटे 8 साल की थी, और उस समय पर दादी जी वहीं पर थी। तो वहाँ पर भी दादी जी क्या करती थी, रोज़ सुबह में उठ करके क्लास आदि किया, कुछ न कुछ तोली लेकर के निकल पड़ती थी। साधन तो कोई थे ही नहीं, चलते ही निकल जाती थी। और कोई न कोई स्थान, कोई न कोई सिंधी लोग बहुत होते थे, तो कोई न कोई सिंधी परिवार में जाकर के बाबा का ज्ञान सुनाती थी। तो 11 बजे से पहले मैंने ऐसे नहीं, सुबह में निकल गई और फिर बाद में खाना, एक व्यक्ति को खाना कितना चाहिए, खाना बनाने में टाइम कितना चाहिए, और इसलिए वो किचन में बहुत कम समय देती थी। और वही आदत हमारे लता दीदी दादी के पास लंदन रह कर के आई, तो लता दीदी के पास भी वही थी कि किचन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ना है। लता दीदी हमको भी कभी 11 बजे से पहले किचन में जाने नहीं देती थी। कितना टाइम चाहिए, 1 घंटे में तो खाना तैयार हो जाता है, खाने पीने के पीछे ही टाइम बिगाड़ना है क्या। तो कभी हमको लता दीदी भी 11 बजे से पहले किचन में नहीं जाने देती थी। और जो दूसरी सेवाएं हैं वो करो, 11 बजे किचन में जाना है।
जो दादी जानकी जी ने सिखाया था। तो ऐसे दादी हमेशा कहीं न कहीं सेवा के लिए, किसी न किसी को संदेश देने के लिए निकल जाती थी। साधन तो थे ही नहीं, दादी सब जगह चल कर के ही जाती थी, सब जगह। उसी समय पर ये जयंती बहन का परिवार भी वहाँ से निकला। उसके बाद वो लंदन गए और वहाँ जयंती बहन ने अपनी पढ़ाई किया। जब बाबा अव्यक्त हुए और 70 की साल से सेवाएं शुरू हुई, तो उस समय पर शुरुआत में तो हमारे मुख्य 5 का ग्रुप लंदन गया। जगदीश भाई, रमेश भाई, उषा बहन, निर्मला दीदी और एक बहन, 5 को भेजा था। और वहाँ जैसे कि सेवा करके बीज डाल करके आए। फिर जगदीश भाई जी ने ही दादी जी को, बड़ी दादी को, प्रकाशमणि दादी जी को कहा कि वहाँ पर हमारा कोई सेंटर होना चाहिए। और उसके बाद फिर दादी जी ने सोचा और 74 में पहला सेंटर लंदन के अंदर खुला। और उस समय पर दादी जानकी जी का प्रोग्राम बना। दादी जानकी जी कहती है, मैं 4 चौपड़ी पढ़ी हुई, इंग्लिश जानती नहीं, मैं क्या जाकर वहाँ करूँगी। लेकिन जब अव्यक्त बाबा से मिले तो अव्यक्त बाबा ने इतना ही कहा कि मधुबन का मॉडल तुमको वहाँ बनाना है। क्या करूँगी? तो बाबा ने कहा मधुबन का मॉडल बनाना है। और दादी जी गई 74 के अंदर। 74 से 79 तक 5 साल दादी जी लंदन में रही, भारत में नहीं आई, क्योंकि शायद फाइल कुछ बनाने रखा होगा जिस कारण से। लेकिन 5 साल दादी जी ने बाबा मिलन के प्रोग्राम को भी त्याग किया। 5 साल तक दादी जी भारत में नहीं आई थी। और वहाँ पर उस समय पर निर्मला दीदी भी वहीं थी, जयंती बहन थी, हमारी लता बहन थी, बाद में सुदेश बहन भी गए। एक बात वहाँ बेचते गए, फिर वहाँ से और स्थान खुलते गए और गए। तो एक बार निर्मला दीदी वहीं पर थी और बीमार हुई, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। अब जयंती बहन तो रोज सेवा के लिए कहीं न कहीं प्रोग्राम के लिए निकल जाती थी। निर्मला दीदी को स्टूडेंट्स तो कोई थे ही नहीं। निर्मला दीदी को हॉस्पिटल में खाना पहुंचाना कौन पहुंचाए? एक बार जयंती बहन दादी को लेकर के गई और बस स्टैंड पर गए। कौन से नंबर की बस है उसमें बिठाया, दादी को समझाया कि इस नंबर की बस में बैठना है। फिर वहाँ से रिटर्न होते इस नंबर की बस में बैठना है। पहले दिन बता दिया जयंती बहन ने। दूसरे दिन से दादी अकेली जाती थी निर्मला दीदी को खाना पहुंचाने। दादी को तो इंग्लिश आती नहीं थी। दादी जी घर में रहती थी, खाना बनाती थी, कर्मणा सेवा करती थी। जयंती बहन, सुदेश बहन जो जानते थे इंग्लिश, वो बाहर सेवा करते थे। कोर्स वाले आवे तो कोर्स कराना, ये सब करते थे। और दादी किचन संभालती थी। तो इस रीति से वो सेवाएं भी चली। और वही समय था कि जब बहुत सारे हमारे गुजराती परिवार भी निकले, क्योंकि लता बहन भी उस समय पर वहाँ थी, तो गुजराती परिवार की भी सेवाएं हुई। जो हमारी दुबई की ज्योति बहन है वो निकली। फिर दैनिश बहन, वो भी उसी समय पर निकली। तो कहाँ न कहाँ कैसे लिंक जुट जाती है। वहाँ पर ही दैनिश बहन को लता दीदी ने कोर्स करवाया था। अंत में जब लता दीदी ने शरीर छोड़ा तब दैनिश बहन सूरत में ही थी, अंतिम संस्कार के समय पर। क्योंकि उस समय पर सूरत के अंदर जो दैनिश बहन ने वैल्यू एजुकेशन का कोर्स तैयार किया था, तो सूरत यूनिवर्सिटी ने उसको पास किया था। तो उसके लिए हर सैटरडे संडे दैनिश बहन सूरत में आती थी। तो लता दीदी ने जब शरीर छोड़ा तब भी रविवार ही था, और तभी वो दैनिश बहन आई थी वो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के लिए। तो वहीं पर थी, जो वहाँ पर बीज डाला था लंदन में, जहाँ पर अंतिम संस्कार में हाजिर थी। तो उस रीति से शुरुआत में संघर्ष क्या किया
कि शुरुआत में जब गई तो वहाँ पर तो ऐसे कोई स्थान तो था नहीं। जयंती बहन के पिताजी तो ज्ञान में नहीं थे, तो वो तो अलग उनका घर था। तो पहले मकान जो किराए पर रखा लंदन के अंदर टेनिसन रोड, आज भी वो मकान रखा हुआ है। वो मकान कितना बड़ा था, ये हमारा स्टेज है ना, इतना ये स्टेज है, उतना ही मकान था, जिसमें इतना एक रूम था, कमरा था। वही दादी का क्लासरूम था, योग रूम था, बेडरूम था, सब वही था। और उसके पीछे इतना छोटा सा किचन था, उसके पीछे टॉयलेट बाथरूम। और वो भी किराए का मकान था। मकान मालिक ऊपर रहता था, अंग्रेज था। तो उसका और नीचे का दोनों का टॉयलेट बाथरूम एक ही था। वो अज्ञानी भी यूज़ करता था, नॉनवेज खाने वाला, और दादी भी वही यूज़ करते थे। बस इतना ही था। सोने के लिए खटिया तो थी ही नहीं, नीचे ही बेड पर, नीचे ही पट पर सोती थी। एक दिन ऐसे ही घर से बाहर निकले तो वहाँ पर तो यूज़ एंड थ्रो, जो कुछ ठीक नहीं हुआ खराब तो उसको निकाल दो, फेंक दो। तो किसी ने अपने घर का दरवाज़ा खराब हो गया होगा तो निकाल दिया, बाहर रास्ते पर रख दिया। दादी जी ने देखा, दादी जी उसको उठा करके लाई, फिर किसी मिस्त्री को बुला करके उसके 4 पहिए लगवा दिए और बेड बना दिया। उसी पर वो सोती थी। बैठने के लिए चेयर तो थी ही नहीं। तो एक दिन बाहर मार्केट में गई होंगी, 5 पाउंड में 2 चेयर मिलती थी तो लेके आई। वही चेयर पर बैठ करके बाबा से योग किया करती थी, तपस्या करती थी। वही एक कमरे में, पता है ना, वही बेडरूम, वही योग रूम, वही तपस्या करती थी। आज भी वो चेयर भी है, वो मकान भी है, सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। हम जब गए थे तो हमको पूरी हिस्ट्री वहाँ की बहन ने सुनाई थी, वो दिखाया था। तो वही आज भी रखा हुआ है। तो ये कब शुरू हुआ, जैसे ब्रह्मा बाबा की 7 साल की आयु हुई और शिव बाबा ने प्रवेश किया और ब्रह्मा बाबा का आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ, ऐसे दादी जानकी जी की 60 साल की उम्र हुई और दादी जी को विदेश भेजा। तो 60 साल की आयु पर दादी जी का ये पुरुषार्थ शुरू हुआ, विदेश की धरनी पर सेवा का बीज डाला और वहाँ पर अथक सेवा, अथक। और इस रीति से सेवा करते करते फिर एक एक हैंड निकलते गए। बहुत सारे गुजराती परिवार उस शुरुआत में निकले। अगर लंदन और लेस्टर के अंदर जाओ तो पूरे गुजरातियों से ही क्लास भरा हुआ है। तो इतना सारा संघर्ष किया दादी जी ने, न दिन देखा न रात देखी, सब सेवा सेवा सेवा। मुझे मधुबन का मॉडल बनाना है। वहीं से फिर जैसे जैसे हैंड्स तैयार होते गए, अनेक स्थानों पर सेवाएं होती गई। वो छोटे से मकान से फिर थोड़ा और बड़ा मकान लिया और वहाँ पर रहना शुरू किया। वो भी आज है जहाँ पर पांडव भवन कहते हैं, और वहाँ भाई लोग कुछ रहते हैं जो जॉब भी करते हैं। तो इस रीति से वो सेवाएं चलती रही। उसके बाद फिर दादी जी की तबीयत ठीक नहीं हुई, माना उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और कुछ न कुछ चलता था। 81-82 की बात है। तो दादी जी की तबीयत इतना ठीक नहीं रहती थी। तो उस समय पर बस एक ही लहर दादी के पास थी, फरिश्ता बनना है, फरिश्ता बनना है। और विशेष दादी जी के जो भी क्लासेस, दादी जी का विचार सागर मंथन इतना पावरफुल था कि सारे यज्ञ के अंदर में क्लास दादी जानकी जी का, इतने ज्ञान की गहराइयों से, कर्मों के गहन गति से भरे हुए उनके क्लासेस होते थे। और उस समय पर तो ऐसे भी नहीं था कि अव्यक्त बाबा की मुरली चली और हमारे हाथ में आ गई। रात्रि को मुरली चलती थी और सुबह मुरली क्लास के बाद दादी, बड़ी दादी मुरली सुनाती थी और बड़ी दादी की मुरली के बाद दादी जानकी जी का क्लास रहता था। जो रात्रि को अव्यक्त मुरली चली है उसी के ऊपर ही दादी जी का क्लास रहता था। तो इस रीति से दादी का विचार सागर मंथन भी इतना ही गहरा था।
शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी जी के पास ज्ञान की इतनी गहराई भी थी, लेकिन दादी की विशेषता थी संकल्पों के ऊपर भी कंट्रोलिंग पावर। 1978 के अंदर अमेरिकन साइंटिस्टों ने विशेष दादी जी के ऊपर रिसर्च किया, जिसमें 8 घंटे तक अलग अलग मशीन लगा करके दादी जी को अलग अलग सिचुएशन में रखा। कभी स्ट्रेस, कभी क्रोध, ऐसे अलग अलग, लेकिन हर सिचुएशन के अंदर दादी जी की संकल्पों की गति एक समान। तभी वो साइंटिस्टों ने सर्टिफिकेट दिया मोस्ट स्टेबल माइंडेड लेडी इन द वर्ल्ड। विश्व की प्रथम ऐसी महिला है कि जिसके संकल्पों की गति धैर्यवत है। तो इतना उनका संकल्पों के ऊपर ही कंट्रोलिंग पावर था। 81-82 की बात है, जब दादी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, पर एक ही लहर थी दादी की, बस फरिश्ता बनना। जो भी क्लासेस चलते थे, फरिश्ता बनना, वही क्लासेस होते थे। अचानक 83 के अंदर हमारी बड़ी दीदी को ब्रेन हेमरेज हुआ और वो कोमा में चली गई।
और 1 मास कोमा में रह कर के जब जुलाई में शरीर छोड़ा बड़ी दीदी ने, तो दादी फिर कहती थी हमेशा, क्योंकि उनके बाद सेकंड इंचार्ज सह प्रशासिका के रूप में दादी जानकी को नियुक्त किया बड़ी दादी के साथ। तो दादी जी ने सोचा कि अभी मुझे विदेश नहीं भेजेंगे बड़ी दादी, लेकिन जैसे ही बड़ी दीदी की विधि पूरी हुई, दादी जी ने कहा कि आप जानकी आप जाओ लंदन, क्योंकि विश्व सेवा भी तो करनी थी। तो तुरंत बड़ी दादी ने जानकी दादी को वापस लंदन भेजा। दादी हमेशा सुनाती थी, जाने वाली थी मैं, मरने वाली थी मैं, लेकिन ये अचानक में बड़ी दीदी चली गई और मुझे नया जीवन दे करके गई। वही था, क्योंकि मतलब सब यही सोचते थे दादी जान के कभी ये नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, और अचानक में बड़ी दीदी बीच में चली गई। तो ये जाने वाली थी मैं, लेकिन बड़ी दीदी गई और मुझे नया जीवन दे करके गई। विदेश की सेवाएं चलती रही। जिस प्रकार से सेवाएं बढ़ती रही विदेशों की, और उस समय पर भी अलग अलग प्रोजेक्ट भी बनते रहे, विस्तार भी होता रहा। आज लंदन जो हमारे विदेश के जितने भी सेंटर्स हैं, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर लंदन है विदेशों की सेवाओं का। जो भी कोई मार्गदर्शन गाइडेंस मैसेज वहाँ लंदन से ही सबको जाता है। सारी हमारी इंग्लिश पुस्तकें, अन्य पुस्तकें लंदन में ही छपती है वहाँ के लिए। तो जब सेवाओं का इतना विस्तार हुआ, स्थान बढ़ा चाहिए, 90 की साल के अंदर वहाँ लंदन के अंदर ही हमारा ग्लोबल कॉपरेशन हाउस बहुत बड़ा भवन बना, तैयार हुआ, मिला, फिर उसको रेनोवेट किया। लेकिन वहाँ के विदेश के नियम अपने होते हैं, कॉमर्शियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया। तो ये कॉमर्शियल एरिया में था, तो वहाँ बहनों को रहने की परमिशन नहीं थी। बहुत अच्छा मेन रोड पर ही रोड टच वो भवन है, तो वहाँ पर टोटली बाबा का रूम, बाबा का कमरा, ऑफिस, लिटरेचर सब उस रीति से पूरा बना हुआ। लेकिन बहनें रहती थी वहीं पुराने मकान में ही, वहीं से डेली आना जाना करती थी और उस रीति से सेवाएं करते रहे। थोड़े समय के बाद उसके बाजू में ही दूसरा ऐसा ही बड़ा भवन मिला, जिसको नाम दिया डायमंड हाउस, और वो दोनों को मिला, वो रेसिडेंशियल था, और उस रीति से दोनों को मिला करके एक किया, और उसमें फिर रेसिडेंस माना रहना, बहनों का डाइनिंग, किचन सब उसमें आ गया। लेकिन फिर भी वहाँ रेसिडेंशियल मिलने के बाद भी जो भी बड़े दूसरे भवन कमरे थे वो गेस्ट के लिए थे, सिर्फ दादी जी और दादी जानकी जी वहीं रहते थे। बाकी जो दूसरी बहनें पुराने मकान में थी वो वहीं पर ही जाती थी और वहाँ से आना जाना करती थी। लेकिन मधुबन का मॉडल, तो वो जो डायमंड हाउस भी बना और उसके बाद फिर दोनों को कंबाइन करके जो पूरा बनाया, ऐसे ही लगता है कि जैसे मधुबन है, क्योंकि उसी रीति से डाइनिंग बना हुआ है, किचन बना हुआ है। जैसे मधुबन के अंदर कैसे सेवाधारी अपनी सेवाएं देते हैं, उस रीति से वहाँ पर भी हमने पूछा, इतने सारे आते जाते सब कुछ है तो हमने पूछा वहाँ की बहन के कि यहाँ समर्पित कितने हैं, तो सिर्फ 7 लोग ही समर्पित हैं, बाकी सभी अपने अपने घरों से आकर के सेवाएं देते हैं। हर एक, चाहे रिसेप्शन संभालता है, चाहे लिटरेचर संभालता है, चाहे किचन में परोसने की सेवा करता है, सब अपने अपने घरों से आते हैं। हर एक की ड्यूटी लगी हुई है, आते हैं 2 घंटा 4 घंटा सेवाएं दे करके जाते हैं। तो सिर्फ समर्पित तो 7 ही थे, बाकी सब अपनी सेवाएं देने आते हैं। लेकिन जो भी जॉब करने वाले हैं तो वह सब भी वापस जॉब से ही क्लास में आते, क्लास से सीधा जॉब पर गए, वहाँ से वापस सेंटर में ही आए, रात तक रुकेंगे, फिर जाएंगे। सिर्फ सोने के लिए अपने घर में जाते, बाकी वहीं पर सेवाएं देते हैं। और वहाँ हमने देखा लोग ऐसे कहते कि विदेश में तो सब वर्किंग डे के अंदर इतने क्लास में नहीं आते, लेकिन हमने देखा लंदन और लेस्टर के अंदर फुल क्लास डेली भरा हुआ ही रहता है। बड़ा हॉल है, 70, 80, 100 जितने लोग होते ही हैं क्लास के अंदर।
और दूसरा, वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स थे हमने देखा 6 मास के अंदर का स्टूडेंट होगा, लेकिन सभी नियम धारणाओं के अंदर पक्का। चाहे अमृत वेला योग हो, चाहे मुरली क्लास हो, लेकिन नियम और धारणाओं के अंदर पक्के स्टूडेंट्स होते हैं। क्लास में आते हैं तो सभी वाइट यूनिफॉर्म में ही होते हैं। वहीं से डायरेक्ट जॉब पर जाते हैं तो अपने कलर कपड़े लेकर के आते हैं। क्लास पूरा हुआ, चेंजिंग रूम में जाकर कपड़ा चेंज किया, फिर वहीं से जॉब पर जाते हैं। शाम को आए, वापस वाइट यूनिफॉर्म आ गए। और डेली वहाँ पर 50 लोगों का भोजन बनता है। समर्पित 60 है पर 50 लोगों का भोजन बनता है डेली। क्यों? क्योंकि जो आते हैं सेवा में तो वो भी वहीं पर ही भोजन करते हैं, वहीं पर ही अपना सब कुछ तन मन धन वहीं लगाते हैं। तो उस रीति से वो चलता रहता है। तो लगता है जैसे एक मधुबन का ही मॉडल है। एक माता, गुजराती माता थी जो परोसने में डेली आती थी। हमने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं? घर में ही रहते हैं। उसका हस्बैंड, उसका युगल, जो ज्ञान में नहीं सहयोगी है, लेकिन वो कोई कंपनी के अंदर एमडी है, और उसकी युगल डेली वहाँ पर आती थी सेवा करने के लिए, जो खाना परोसने की सेवा देती थी। हमारे यहाँ भी आके गई है एक बार निर्मला दीदी के साथ। तो उस रीति से वहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से बाबा ने जो कहा था मधुबन का मॉडल बनाना है, तो सचमुच एक मधुबन का मॉडल बना हुआ है। दादी के संकल्पों के अंदर कोई देश विश्व का ऐसा नहीं रहा होगा जहाँ दादी ने ट्रैवल नहीं किया हो, दादी के कदम नहीं पड़े हो। फिर भी दादी हमेशा कहती क्या थी? सफ़ेद कपड़ा, खिस्सा खाली, फिर भी है विश्व के मालिक। नशा तो वही था, विश्व के मालिक है हम। तो हमेशा दादी ये कहती, सफ़ेद कपड़ा, जेब खाली, फिर भी विश्व के मालिक। संकल्प की है, संकल्पों के अंदर इतनी पावरफुल। और इकोनॉमी के अंदर कहते इकोनॉमी का अवतार थी। बहुत कहाँ पर भी थोड़ा एक पैसा भी वेस्ट नहीं होने देती थी। अगर कोई करते तो वहाँ उसको भी नोट डाउन करते थे। ये आपने संकल्प, पैसे की तो बात छोड़ो, संकल्प के लिए भी ये आपने वेस्ट किया, ये आपने समय को वेस्ट किया। तुरंत ही दादी जी के क्लास के अंदर कोई भी नींद नहीं कर सकता। अगर कोई नींद करता हुआ थोड़ा भी दिखाई देगा, दादी नाम से ही बुलाएंगी, नाम से ही अलर्ट करेंगी। क्लास के बीच में किसी को भी ये नहीं कि क्लास में कोई दादी नींद करे। दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उस रीति से संकल्पों के अंदर प्रकृति जीत, संकल्पों के ऊपर भी इतना ही उनका अथॉरिटी थी। जो दादी का संकल्प था कि मैं मरूं तो मेरे पीछे कौड़ी का भी खर्चा न हो। प्रकृति जीत थी लास्ट 104 साल की आयु। और 2007 से लेकर के दादी जी ने मुख्य प्रशासिका के रूप में कार्यभार संभाला, और तब से फिर भारत में आकर के रहे। लेकिन फिर भी दादी को बाबा के लिए जो था कि हम तो कभी होते ना यार कि चलो 18 जनवरी है, मधुबन जाए बाबा को मिलने के लिए, 18 जनवरी तो मधुबन में ही करना चाहिए, कभी कभी हम सोचते हैं ना। लेकिन दादी जी जब तक बड़ी दादी थी, कभी दादी ने संकल्प नहीं किया। वो लंदन में ही रहती थी कि वहाँ पर सबको मुझे बाबा की भाषा देनी है। तो कभी दादी 18 जनवरी पर भारत में नहीं रुकती थी। बड़ी दादी के जाने के बाद जब कार्यभार संभाला तब यहाँ रही, नहीं तो 18 जनवरी लंदन में ही करती थी। नहीं, इतनी उनके प्रति त्याग भावना थी। ऐसे नहीं कि मैं ही लाभ लूँ, लेकिन नहीं, मुझे जो है मेरे पास वो मुझे सबको देना है। तो उस रीति से वो वहाँ पर ही करती थी। तो लास्ट में भी देखा 104 साल की आयु, लास्ट ईयर 1 साल के अंदर दादी ने 72,000 किलोमीटर का ट्रैवलिंग किया। 72,000, 72,000 किलोमीटर। लंदन गई, वहाँ से अमेरिका गई, वापस लंदन आई, वहाँ से दुबई गई, लंदन गई, फिर वापस वहाँ से आई सीधे साउथ बेंगलोर के अंदर।
बेंगलोर के अंदर बहुत बड़ा एक संत सम्मेलन था, वहाँ गई और वहाँ के बाद फिर पूना में आई, पूना से फिर आबू आई। तो 72,000 किलोमीटर का ट्रैवलिंग एक साल के अंदर किया, 104 साल की आयु में। तो जब वहाँ बेंगलोर के अंदर बहुत बड़ा संत सम्मेलन प्रोग्राम था, बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वर आदि सब आए हुए थे, आने वाले थे और दादी जी का सम्मान वो करने वाले थे। लेकिन 2-3 दिन से इतनी बारिश कि सूरज निकलता ही नहीं था, धूप निकलती नहीं थी, बहुत बारिश थी। तो वहाँ की बहन टेंशन में थी कि अब बारिश इतनी हो रही है, कैसे होगा प्रोग्राम। वो दादी जी के पास आई, दादी जी 2-3 दिन से इतनी बरसात है, आज शाम को तो प्रोग्राम है, पता नहीं लोग पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, कैसे होगा प्रोग्राम। दादी के आगे आकर के बोलती है, बारिश चालू है बाहर। तो दादी 1 सेकंड उसको दृष्टि देती है, फिर 5 मिनट दादी एकदम साइलेंट हो गई, जैसे प्रकृति को ऑर्डर कर रही है, एकदम साइलेंट हो गई। और उसके बाद बारिश बंद हो गई। बारिश बंद हुई, धूप निकली, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। इतना दादी जी का प्रकृति के ऊपर भी था। दादी जो हमेशा कहती थी कि मैं मरूं तो 1 कौड़ी का भी यज्ञ का खर्च न हो। 25 मार्च को लॉकडाउन लगा और 27 मार्च को दादी जी चली गई। 26 मार्च रात्रि को भी बहुत अच्छे लगता ही नहीं था कि कोई जाएगी ऐसे अचानक में। मैंने ऐसे बीमार तो थी, ग्लोबल हॉस्पिटल में ही थी। तो दादी एकदम जैसे साइलेंट में ऊपर छत पर देख रही है, मुस्कुरा रही है। हमारा केतन भाई वहीं पर था हॉस्पिटल में। तो दादी से पूछता है कि दादी जी क्या है, क्या आपने क्या बात की है बाबा से, क्योंकि वो तो जानते थे ना, इतने सालों से रहते। तो दादी आप क्या बात कर रहे हैं बाबा से, क्या बोला आपने बाबा ने। तो दादी कुछ नहीं जवाब दिया, सिर्फ मुस्कुराती रही। और अचानक फिर वो सब चले गए रेस्ट करने। अचानक रात्रि को समाचार आया, दादी जी चली गई 2 बजे। दादी जी चली गई। तो अब उसी दिन मतलब 25 मार्च को लॉकडाउन लगा और 27 मॉर्निंग दादी गई। तो पहला लॉकडाउन तो कितना स्ट्रिक्ट था ना, किसी को कहीं मिलने जाने नहीं देते थे। एकदम बात हुई कि अभी दोपहर को दादी का अंतिम संस्कार होगा, लेकिन किसी को भी वहाँ पहुँचने की परमिशन नहीं थी। उसमें भी अचानक प्रोग्राम चेंज हो गया और सुबह 10:30 बजे ही अंतिम संस्कार नीचे शांतिवन के अंदर। शांतिवन के अंदर रहने वालों को भी वहाँ ग्राउंड पर पहुँचने की परमिशन नहीं थी। हर एक अपने अपने कमरों में है, वहाँ पर भी नहीं। दादी जी के आसपास करीब 20 लोग ही हैं, वो भी दादी जी से दूर है। सिर्फ सिरोही का कलेक्टर आया एक हार लेकर के, और वो हार दादी जी ने अंतिम पर उसके बॉडी पर चढ़ाया। यज्ञ का 1 पैसा भी नहीं। जो अंत में एक हार ऊपर चढ़ा वो भी सरकार की तरफ से कलेक्टर लेकर के आया और दादी का अंतिम संस्कार हुआ। नहीं तो आप सोचो, कल्पना करो कि अगर ऐसी लॉकडाउन की स्थिति नहीं होती और दादी जी जाती तो विश्व का कौन ऐसा रुक सकता था, जिन सबको दादी जी के लिए इतना प्यार था। यज्ञ के करोड़ों रुपयों का खर्च होता, पर दादी का संकल्प क्या था, 1 कौड़ी का भी खर्च ना हो। तो दादी ने विदाई ली, तो ऐसे समय पर कि जब उनके समीप भी कोई पहुंच ना पाए। तो ऐसी ही हमारी दादी जी थी। हमेशा चाहे आयु कितनी भी है, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने को यंग समझा। 91 साल की आयु थी तो दादी क्या कहती थी, 91 उल्टा करो 19 कि मैं 19 साल की हूँ। 19 साल की, 91 नहीं। ये कौन कहता है मैं बूढ़ी हूँ, कौन कहता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अगर कोई बोले भी ना तो यही कहते। एक बार ऐसे कि दादी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, बीमार थी,
तो हमने सुना था यहाँ पर थे कि बीमार है, दादी बीमार है। फिर अचानक मधुबन जाना हुआ, दादी जी से मिलने गए। तो मैंने दादी से पूछा, दादी जी अभी आपकी तबीयत कैसी है? तो दादी कह रही, मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या हुआ है? मैंने कहा, दादी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, बीमार थे ना। कौन कहता है बीमार है, मैं तो ठीक हूँ। अर्थात हमेशा अपने आप को एक दृढ़ मनोबल के आधार पर सदा ही यंग, उमंग, उत्साह में रखा। और क्लास के प्रति तो इतनी भावना थी, चाहे डॉक्टर लोग कितना भी रोकना चाहे तो भी नहीं। सुबह में सुनते, रात को सुनते, पूरी रात नींद नहीं किया है, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, दादी बेड पर सोई हुई है। लेकिन जहाँ दादी सुनती है कि डायमंड हॉल में पार्टीज आई हुई है, डायमंड हॉल भरा हुआ है, दादी कहती मुझे क्लास में जाना है। एक सब कहते, दादी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसे जाएंगे? नहीं, मुझे जाना है क्लास में। ये नहीं मानते थे सेवाधारी, तो दादी उठ के खड़ी हो जाती थी, चलना शुरू कर देती थी। डॉक्टर लोग भी सोच में पड़ जाते कि अभी अभी बीमार थी, ऐसे ठीक कैसे हो गई। तो ऐसी थी हमारी विश्व की दादी जानकी जी। रहते रहते इंग्लिश तो सीख लिया, लेकिन हर एक के इंग्लिश से भी ज़्यादा वाइब्रेशंस कैच करना। जो भी दादी के पास आते थे, दादी हर एक के वाइब्रेशंस को कैच करती थी। कोई भी आते थे, कोई प्रॉब्लम लेकर के, वो इंग्लिश में बोल रहा है, दादी उसको सिर्फ सुनती थी। सुनने के बाद वो क्या कहना चाहता है वो दादी समझ जाती थी, और फिर उसको क्या जवाब देना है वो उसके पास बैठी बहन को कहती थी कि उनको ये कहो। तो वाइब्रेशन से वो कैच कर लेती थी कि वो क्या कहना चाहता है। और इंग्लिश तो सीख लिया था पढ़ने के अंदर। दादी के क्लास को आपने देखा होगा, उसमें इंग्लिश वर्ड्स ज़्यादा होते हैं, तो इंग्लिश तो सीख ही लिया था। तो कहीं पर भी आने जाने में, रास्ते में भी, दादी नहीं दादी कार में सो गई होंगी, लेकिन कार में बैठे बैठे भी वो ईमेल, एक एक विदेशों के आए हुए ईमेल चेक करती रहती थी, और उसी के आधार पर पास में बैठी बहन को जवाब देती जाती थी कि ईमेल आया है, उसको ये जवाब दो, ये ईमेल आया, इसको ये जवाब दो। ऐसे पूरे रास्ते में भी वही सेवा 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 ही चलती रहती थी। तो ऐसी थी हमारी दादी जी। तो आज ऐसी हमारी दादी का ये तीसरा स्मृति दिवस है।